हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का वीडियो, वेयर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। बेटा इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं पॉज एंड पॉन्डर में एंड अंडर द हेडिंग रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन. So basically you are going to get 100% questions here and their perfect answers also. By the way, chapter का one shot already upload हो चुका है, and not only this chapter, we are done with the 6 chapters of your class 9 science syllabus. So if you want any of them, link is there in the description, वहाँ पे check कर सकते हो. And I have already shared the notes of all these chapters also on Google Drive. Again, Google Drive का link भी आपको description में मिल जाएगा, and you can access all the notes free of cost. ठीक है? Right now, let's get started with this video, starting with question number 1 of pause and ponder given in page number 33. Question: You may have noticed the fibers of coconut husk are hard and brittle, whereas the leaf stalks of coriander are soft and flexible. Find out the reason. कोकोनट हस्क हार्ड और ब्रिटल क्यों होता है जबकि जो कोरिएंडर लीफ है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है? व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्वियसली द टाइप ऑफ टिश्यूज दे आर हैविंग. यहाँ पर कोकोनट हस्क में आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलता है स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज डेड सेल. वहां पर लिग्निन होता है, बहुत थिक उसकी बॉल्स होती हैं जिसकी वजह से वो इतना हार्ड और ब्रिटल हो जाता है. अगर आप कोरिएंडर लीफ को देख लो तो वहां पर स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता, वहां कॉलनकाइमा होता है. एंड कॉलनकाइमा लिविंग सेल है, वहां पे लिग्निन नहीं होता, वहां पेक्टिन होता है. राइट नाउ पेक्टिन गिव्स दिस फ्लेक्सिबिलिटी देयर. ठीक है, आंसर देखो प्रॉपर कैसे लिखोगे. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. फर्स्ट वन, कोकोनट हस्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू व्हिच हैज थिक लिग्निफाइड वॉल एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ डेड सेल्स मेकिंग द फाइबर्स हार्ड एंड ब्रिटल. इसके लिए आ जाओ कोरिएंडर लीफ के लिए. सो कोरिएंडर लीफ स्टॉक्स ऑन द अदर हैंड आर मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यूज व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर्स ड्यू टू पेक्टिन डिपोजिशन. तो हमने यहाँ पे लिग्निन लिग्निफाइड वॉल बता दी, यहाँ पेक्टिन बता दिया. गिविंग द स्टॉक फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सॉफ्टनेस. ठीक है, कभी भी बेटा ये अगर क्वेश्चन आता है स्क्लेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा के बीच में, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन लिग्निन एंड पेक्टिन. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पॉज एंड पॉन्डर गिवन इन पेज नंबर 34. Why do you think that a thick cuticle on the wall of epidermis is advantageous for the plant living in the desert, but disadvantageous for the plant living under water? बेटा क्यूटिकल पे क्वेश्चन है. पहले तो क्यूटिकल कहाँ मिलता है, उसका रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. क्यूटिकल थिक वैक्सी लेयर फाउंड ऑन द अपर बॉडी ऑफ द प्लांट. जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां पर ये मिलता है ना, एपिडर्मिस के बाहर होता है. रोल क्या है इसका? इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट रेगुलेट्स द वाटर लॉस. जो ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होता है उसको ये रेगुलेट करता है ना. अब यहाँ पे बोला थिक क्यूटिकल है. अगर वैक्सी लेयर वो क्यूटिकल थिक हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैस धीरे हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन धीरे हो जाएगा, है ना. अब देखो, सो व्हाई इट इज एडवांटेजेस फॉर द प्लांट लिविंग इन द डेजर्ट. अब डेजर्ट प्लांट को पानी को सेव करना है, तो अगर थिक क्यूटिकल है तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन धीरे हो रहा है, इसका मतलब वाटर लॉस कम हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज एडवांटेजियस. अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस फॉर द प्लांट लिविंग अंडर वाटर. अब जो प्लांट अंडर वाटर रहते हैं उनको गैसेस एक्सचेंज करना होता है, वो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. राइट, तो ऐसे में अगर क्यूटिकल थिक हो जाएगी तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज धीरे हो जाएगा, उनको प्रॉपर गैस ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी आपका फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई. आंसर देखो, the cuticle is a waxy layer secreted by the epidermis that covers the outer surface of the aerial part of the plant. Aerial part समझ में आ गया ना, जो रूट से ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो. And it regulates the exchange of water and gases between the plants and its surrounding. ये हमने cuticle का रोल बता दिया. Now, why it is advantageous? A thick cuticle is advantageous for the desert plant because it reduces the water loss through the transpiration, allowing the plant to conserve the water in dry condition. Now, why disadvantageous? It is disadvantageous for underwater plant because it would restrict the direct absorption of the dissolved gases from the surrounding water, which the plant needs for respiration and the photosynthesis. Clear? Now just take a pause. बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्कर में तो आप ये पूरा लिखोगे 3 पॉइंट्स. लेकिन अगर क्वेश्चन 2 मार्कर में आता है तो इसके बिना इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट डाउन cuticle is the waxy layer which regulates the water and gases between the plants and its surrounding. इतना लिखो, बाकी के 2 पॉइंट लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पॉज एंड पॉन्डर अगेन गिवन इन पेज नंबर 34. Once water is absorbed by the plant roots, it has to travel against the gravity through the xylem.
हाउ डू द डेड सेल ऑफ द जाइलम वर्क टुगेदर विद द लिविंग सेल ऑफ द लीव्स एट द टॉप टू कीप द वाटर मूविंग? जाइलम में पानी ऊपर कैसे जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस पर क्वेश्चन है, राइट? अब काफी कुछ आपको पहले ही पता पड़ रहा है जाइलम के बारे में। जाइलम में ज्यादातर डेड टिश्यूज होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, राइट? अब वो पूछ रहे हैं कि भाई डेड टिश्यूज हैं तब भी पानी कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है जाइलम के डेड टिश्यूज एंड प्लांट में जो लीव्स के लिविंग टिश्यूज होते हैं उनके बीच में? व्हाट इज द रीजन? बेटा जाइलम में जो दो मेन सेल हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रेकियास एंड द वेसल्स। ना वो उनका ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब लीव्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन कंटिन्यूस चल रहा होता है, दैट इज ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होता रहता है तो अंदर एक सक्शन पुल बनता है। जैसे आप कभी भी जब स्ट्रॉ से जूस पीते हो, जब आप सक करते हो तो नीचे से कंटिन्यूस जूस ऊपर आता रहता है जब तक आप वो सक्शन पुल दोगे। सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो। जब तक ट्रांसपायरेशन होगा वो सक्शन पुल बना रहेगा, सक्शन पुल बना रहेगा तो नीचे से पानी धीरे धीरे उन ट्यूब्स के थ्रू अपने आप ऊपर को चढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी किसकी है? सक्शन पुल की। आंसर देखो कैसे लिखोगे। In xylem, the two main components, that is tracheates and the vessels, are mainly responsible for the transport of water. Though these are made up of dead cells, their continuous tubular structure, है ना, dead cell के से बने हैं, लेकिन their continuous tubular structure allow the water to pass through them easily. ठीक है, ये तो हमने xylem tissue के बारे में बता दिया। Now, at the top, the living cell of the leaves loses water vapor through the transpiration, है ना, by the process of transpiration. This continuous loss of water create a transpiration pull. इसकी जगह आप suction pull भी लिख सकते हो, due to which water is drawn upward through the hollow xylem tubes, allowing the water to keep moving against the gravity. Clear? Again, perfect answer for your notebook. Next, question number 4. What do you think will happen if there were no stomata in the epidermis of the stem or the leaves? कहीं ना कहीं इसका आंसर हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया था। बेटा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कहाँ से होता है? वो स्टोमेटा से ही तो होता है। अगर स्टोमेटा नहीं होंगे तो वाटर लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा तो जो प्लांट है वो नीचे से ग्राउंड से वो वाटर, फ्रेश वाटर और मिनरल को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, है ना, वो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। सो दैट विल बी द लॉस। उसके अलावा स्टोमेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गैशियस एक्सचेंज। अगर गैशियस एक्सचेंज ही नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? न तो रेस्पिरेशन होगा, न तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, आंसर बहुत ईजी है इसका। If there were no stomata, gaseous exchange will not take place. Now this will affect the process of photosynthesis and the respiration in the plant. Next वाला आ जाओ। Also, without stomata, transpiration would not occur. So no transpiration pull will be created. ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा, और ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा तो वाटर ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, stopping the upward movement of water and mineral through the xylem. As a result, the plant's growth will be hampered and it will eventually wilt or die. ठीक है, चलें आगे। Fifth question of pause and ponder. Look at the picture given below. Carefully observe the various poses of the classical or folk dance of India. Can you identify which joints are involved? Also, which type of movement each joint allows? यहाँ पर कुछ पोज दिए हुए हैं, कुछ मुद्राएं दी हुई हैं क्लासिकल डांस की, फोक डांस की। इनको देख के आपको बताना है कि भाई कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा जॉइंट होता है और किस टाइप का मूवमेंट वो अलाउ कर रहा है ना। अब जॉइंट्स पढ़ लिए हैं तो पता होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट के साथ। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों पर एक ही टाइप का जॉइंट होता है। कौन सा होता है? पढ़ लिया ना? टेल मी आंसर इन द कमेंट्स, जल्दी से रिकॉल करो। कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमेशा फ्री रोटेशन अलाउ होता है। अब आप देख लो मुद्राओं को, तो हैंड अगर शोल्डर से आप मूवमेंट देखो तो आपको कोई ऊपर दिख रहा है, कहीं नीचे दिख रहा है, कहीं साइडवेज दिख रहा है। सो व्हाट इज दिस? फ्री रोटेशन। सेम विद द हिप जॉइंट ऑल्सो। इसका स्टैंस देखो, यहाँ पर देखो तो हिप जॉइंट से पता पड़ रहा है कि ये फ्री रोटेशन अलाउ करता है ना, किसी भी एंगल पे कर लेगा, राइट। हिप जॉइंट मैं यहाँ पे मूवमेंट दिखा नहीं सकती बट करता है ना। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आ जाओ आप नी पर और एल्बो पर। सो नी एंड एल्बो दोनों ही अगेन दे आर हैविंग सेम टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज हिंज जॉइंट। जो डोर वाला जॉइंट होता है तो वो क्या करता है? वो एक ही डायरेक्शन में आपको बेंडिंग एंड फॉरवर्ड, राइट, इस टाइप का मोशन देगा तो आपको एक एंगल मिलेगा। हर जगह देखो डिफरेंट एंगल पर ये बेंड हो रहे हैं, रोटेशन नहीं होता है, यहाँ पर से बेंडिंग होती है, बेंड ओपन। सो हिंज जॉइंट, राइट। इसके बाद हमने ये दोनों कवर कर लिए। फिर आ जाओ नेक वाला, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या करता है? साइडवेज देखने को मिल रहा है आपको, है ना, तो हर जगह देखो आपको मूवमेंट मिलेगा। उसके अलावा हल्का सा रोटेशन मिलता है, हल्का सा। सो दिस इज द पिवट जॉइंट एट द नेक।
ठीक है, अब आंसर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब क्योंकि इससे मैच करना है तो अलाउ द आर्म्स टू रोटेट फ्रीली एज सीन इन द वाइड आर्म मूवमेंट इन द मोस्ट पोजेस। ठीक है, नेक्स्ट एल्बो जॉइंट, दैट इज अ हिंज जॉइंट, अलाउ द फोम आर्म टू बेंड एट डिफरेंट एंगल्स सीन इन द फोल्डेड एंड एंगल्ड आर्म पोजिशन। नेक्स्ट हिप जॉइंट में आ जाओ तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट allows the leg to move outward and rotate as seen in the wide turned out leg stances that are typical for any classical dance. Knee joint, hinge joint होता है यहाँ पर भी, allow the leg to bend as seen in the lowered bent knee poses here. ये देखो bend नहीं हो रखा है. Neck, that is pivot joint, allow the head to tilt and turn to the side as seen in the graceful head movements in different poses. ठीक है, तो इसके हिसाब से this is the perfect answer for your notebook. चलो, moving ahead and now we are moving for the questions which are given at the last under the heading revise, reflect and refine. Question number 1, ये है आपका MCQ. Meristematic tissues divide repeatedly. What property of the cell allow them to do this? बेटा meristematic tissue 3 टाइप के पढ़े थे हमने, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहां पर फटाफट सेल डिवीजन होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। क्यों होती है? बिकॉज वहां के जो सेल होते हैं वो बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, राइट उसमें वैक्यूल बिल्कुल नहीं होता ऑलमोस्ट, क्योंकि वो स्पेस ले लेगा। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिससे कि फटाफट सेल की एक्टिविटी हो सके। ठीक है, देखो आंसर कहां पर है, दे हैव थिक वॉल्ड, नो दे हैव थिन वॉल्ड। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल नहीं, दे डोंट कंटेन। दे हैव थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। दे आर फंक्शनली नो, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएशन तो बाद में होता है। ठीक है, थर्ड वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपका MCQ. If plant is unable to transport food from the leaf to the roots, which tissue is malfunctioning? Phloem, food बताया था मैंने, तो phloem ही होगा आंसर इसका यहाँ पर। Phloem is malfunctioning, that's why plant is not able to transport the food. ठीक है, easy one. Next question number 3. Why are the epithelial tissues that line an animal's internal organs usually only one or few cells thick? ओके बेटा, एपिथेलियल टिश्यू जो कि इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बना रहे हैं, क्या काम है उनका वहां पर? ऑब्वियसली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजुरी, अगेंस्ट एनी फ्रिक्शन, लेकिन उसके अलावा वहां पर एक्सचेंज भी होता है ना, फटाफट से मटेरियल्स का एक्सचेंज होना चाहिए, गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना चाहिए। तो ऐसे में वहां पर थिन वॉल होनी जरूरी है। अगर मल्टी लेयर हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ढंग से। ठीक है, आंसर देखो, टू स्टोर फूड एफिशिएंटली, नो। To provide maximum strength, again no. To allow the quick exchange of the material across them, ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. You can perform these 2 jumps, straight leg jump, keep knees and ankle stiff, and second वाला normal jump, bend knees and ankle naturally. How did your ankle, knee and hip position differ between the 2 jumps? Okay, पहले जंप में आपको knees और ankle को बिल्कुल स्टिफ रखना है, खड़े खड़े कूद जाना है बेसिकली, है ना। और दूसरे वाले में जैसे हम नॉर्मली कूदते हैं, हल्का सा हमारा नी बेंड होता है, एंकल बेंड होते हैं, राइट। आपको बताना है कि पोजीशन में डिफर क्या होगा दोनों में। ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में जब आप जंप करोगे, बिल्कुल खड़े खड़े जंप कर जाओगे, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, बेंडिंग होगी ही नहीं, उल्टा आपकी बॉडी में झटका लगेगा। ज्यादा जोर से ट्राई मत करना, यहाँ पे इंजरी भी हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में जब आप नॉर्मली जंप करोगे तो आपकी नी बेंड होगी एक एंगल पे, फिर एंकल बेंड होगा, उसके बाद हिप भी थोड़े से बेंड होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एंगल पे बेंडिंग दिखाई देगी सेकेंड वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में बॉडी बिल्कुल ऐसे वुडन लॉक की तरह नीचे, इजंट इट। देखो आंसर, इन स्ट्रेट लेग जंप द एंकल, नी एंड हिप जॉइंट्स आर केप्ट स्टिफ and do not bend, so the body lands without any bending at these joints. This make the impact of landing sudden and jarring as the joint are unable to absorb the shock. Next में आ जाओ, in the normal jump the ankle, the knee and hip joint bend naturally, so this allowed the joints to absorb the impact gradually, making the landing smoother and reducing the strain on the body. Clear? चलो moving ahead, question number 5. Which type of joint is involved when you bend your knees and ankles? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नी में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है, जो कि वन वे आपको बेंडिंग देता है डिफरेंट एंगल्स पे। ऐसे ही एंकल में भी वही होता है, सो हिंज जॉइंट। बेटा क्लास 9th में हम एंकल में सिर्फ हिंज जॉइंट बोल रहे हैं, आगे जाकर आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हिंज जॉइंट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये हैं आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे आपको पता होंगे ऑप्शंस। आगे क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। ये असर्शन पहला है, एपिथेलियल इज वेल सुटेड फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। यस ट्रू,
बेटा एपिथेलियम क्या बनाता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनकी आउटर कवरिंग। तो लंग्स के अंदर भी जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, अगर वहां एपिथेलियम है तो दैट इज वेल सूटेड। यस ऑफ कोर्स, थिन वॉल्ड होता है, प्रोटेक्शन देता है, साथ में गैसेस एक्सचेंज भी अलाउ करता है। यस, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लोज डाउन द डिफ्यूजन। रॉन्ग, मल्टीपल लेयर थोड़ी होती है, वहां सिंगल लेयर होती है जिससे कि फास्ट डिफ्यूजन हो सके। तो ये है रॉन्ग, ये है करेक्ट। यहां पर असर्शन करेक्ट होता है, रीजन रॉन्ग होता है। सी इज द ऑप्शन, यहां पर सी वाला आप टिक करके आओगे, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, असर्शन, कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग। कार्डियक मसल्स मींस हार्ट मसल्स कंटिन्यूअस काम करती है बिना थके, लाइफ टाइम, है ना, ट्रू है। रीजन क्या है, कार्डियक मसल्स हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट ब्लड सप्लाई, दैट इज ऑल्सो ट्रू। हार्ट में ही तो ब्लड सप्लाई मेन है ना, दैट इज द पंप। उसके अलावा इट इज हैविंग हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस, बिकॉज ऑफ दैट दे गेट द हाई नंबर ऑफ एटीपी, जिससे फटाफट काम कर सकते हैं। सो assertion true, reason true and reason is correctly explaining the assertion। यहां पर आपका आएगा A आंसर, ठीक है, स्मॉल ए ले लो। चलो और भी है यहां पर। नेक्स्ट assertion, tendons connect bone to bone and allow the joint movement। tendons connect bone to bone, नो, मैंने याद करने का तरीका बताया था, लिंक B2B दिख रहा है ना, हाँ, लिंक B2B क्या मतलब है, लिगामेंट बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं। यहां लिखा हुआ टेंडन कनेक्ट्स बोन टू बोन, दैट इज रॉन्ग। टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, तो ये है यहां पर रॉन्ग। नेक्स्ट रीजन, टेंडन्स आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट ट्रांसमिट द फोर्स फ्रॉम मसल्स टू बोन, ये है करेक्ट, क्योंकि जो टेंडन्स है वो मसल्स टू बोन को कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, जिससे कि फोर्स जो है ट्रांसमिट होता है। दिस इज करेक्ट। अब कौन सा ऑप्शन होगा जहां पे असर्शन रॉन्ग है एंड रीजन करेक्ट है, डी विल बी द आंसर। इसको डी को टिक करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन, इन अ हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरीली इन वन प्लेन, ट्रू। हिंज जॉइंट में एक ही प्लेन पे मूवमेंट होता है ऐसे करके, है ना, रोटेशन तो नहीं होता, सो दिस इज ट्रू। The bone ends are shaped to allow sliding in all direction। No, all direction नहीं होता, वहां पे वन वे है ना, तो ये अगेन रॉन्ग हो जाएगा। सो assertion करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, आपका आंसर होगा यहाँ पर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, plot a graph between age of the tree in years on x-axis and the diameter of the tree in centimeter along with the number of annual rings formed over the time on y-axis यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। टेबल को इंटरप्रेट करते हैं। पहले टेबल में दिया क्या है, एज ऑफ द टीक ट्री, एज दी हुई है उसकी 40 ईयर्स तक का है। DBH दैट इज डायमीटर एट द ब्रेस्ट हाइट, क्या मतलब होता है इसका, एक एडल्ट ह्यूमन उसकी जो एक एवरेज हाइट होती है, सो उनकी ब्रेस्ट तक जितना टी ट्रंक होगा उस एरिया पर हम उसका ग्रिथ को नापेंगे, है ना, डायमीटर को मेजर करेंगे। सो दैट इज DBH, तो वो मेजर किया हुआ है। एंड वहां पर आपको कितनी एनुअल रिंग मिल रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एनुअल रिंग भी दी हुई है। अब आपको एक्स एक्सिस में क्या लेना है, एज ऑफ द ट्री, और वाई एक्सिस में आपको DBH और नंबर ऑफ एनुअल रिंग दोनों को साथ में प्लॉट करना है। तो प्लॉट कर लेते हैं पहले, देखो। सो हियर वी विल प्लॉट, हियर आई हैव टेकन द एज ऑफ द ट्री एंड हियर दिस इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ डायमीटर को नाप लेते हैं इन सेंटीमीटर, वेट, चलो। सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एज ऑफ द टीक ट्री है 5, 10, 20, 25, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5, 10, देन उसके बाद 20, फिर 25, 30 और सीधे फिर 40। यहाँ पर आपको प्लॉटिंग देनी है। DBH आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सो 5 ईयर में है 4, 5 ईयर में है 4, तो 5 से थोड़ा सा नीचे 4। नेक्स्ट इज 8, 10 ईयर में 8 है, सो इट विल बी समवेयर हियर। देन 20 ईयर में आपके पास है 24, सो 20 यहाँ पर, तो 24 समवेयर हियर, इजंट इट। नेक्स्ट इज 25 में है 28, 25 में 28, 25 के बाद समवेयर हियर, दिस इज 28। देन 30 में है 32, 30 में है 32, सो वेरी लो। एंड नेक्स्ट 40 में है सीधे 40, सो 40 में 40, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा। अब इसको साथ ज्वाइन करो तो आपको जिगजैग से लाइन मिलेगी। यहां से हम पहले इसको ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आप ओके वेट, फिर आप
स्ट्रेट ऊपर जा रहे हो, देन यू आर कमिंग बिट डाउन एंड देन मोर डाउन एंड देन अगेन अप. So this is the plot we have got for age of ear versus diameter. Now number of rings. Number of rings के लिए let me change the pen. Now number of rings 5 में 5 हैं, 10 में 10 हैं, 20 में 20 हैं, 25 में 25 हैं. तो जितने ईयर चल रहे हैं उतनी आपको रिंग मिल रही है. तो इसको प्लॉट कर लेते हैं. 5 में आपको 5 मिला, 10 में 10 ही मिल रहे हैं, 20 में 20 मिलेंगे. 20 कहाँ पर है? 20 है. 20, 25 में 25, 30 में 30 एंड 40 में 40. सो इसका मतलब आपको यहाँ मिलेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. स्केल से बना लेना आप. सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन हियर. गॉट इट? सो दिस इज द ग्राफ यू विल गेट. नाउ अब इस ग्राफ के बेसिस पे अगेन क्वेश्चन है, उनको देखते हैं. इस ग्राफ को अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया है ये. नाउ analyze the graph in the terms of the diameter of the stem over the time and share the interpretation. अब आपको diameter of stem को इंटरप्रेट करना है. देखो with the years आपको साफ पता पड़ रहा है कि जो diameter है वो इक्वल ग्रो नहीं हुआ है. कहीं पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, कहीं पर बहुत कम भी हो रही है. Isn't it? So this is not evenly growing. कभी हो सकता है सर्कमस्टांसेस अच्छे होंगे, है ना, वहां पे फेवरेबल कंडीशन होगी तो अच्छी ग्रोथ हुई है, कहीं पे कम भी हुई है. देखो द डायमीटर ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज एज द ट्री एज, राइट, बट द रेट ऑफ इंक्रीज वेरीज ओवर द डिफरेंट पीरियड्स रिफ्लेक्टिंग वेरिंग ग्रोथ कंडीशन सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल सीजन्स ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर्स. हर साल में ये कंडीशन चेंज हो सकती है, तो इसलिए आपको ग्रोथ भी अलग अलग दिख रही है, वेरी करती हुई दिख रही है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द टीक ट्री टू द एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड. बेटा डायमीटर और एनुअल रिंग के बीच में क्या रिलेशन है? हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे एनुअल रिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डायमीटर भी इंक्रीज होते जा रहा है ना. अब भले ही वो बिल्कुल बराबर इंक्रीज नहीं हो रहा, जितनी एनुअल रिंग इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिख रहा है. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्यों था वेरिएशन, लेकिन ये पता पड़ रहा है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे डायमीटर भी इंक्रीज हो रहा है. देखो the diameter of the stem increases with the number of annual ring formed since each ring represents 1 year growth. Next, third part भी है यहाँ पर. Which specialized tissue is responsible for the growth of the stem? Where is it located? ग्रिथ किसके वजह से इंक्रीज होती है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से. कहां पर होता है लेटरल मेरिस्टम? लेटरल मेरिस्टम कहां पर होता है? वेस्कुलर कैम्बियम में, जहां जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके बीच में, है ना. जाइलम अंदर की साइड, फ्लोएम बाहर की साइड, उनके बीच में होता है. सो आंसर देखो, the lateral meristem is specialized tissue responsible for the increase in the girth of the stem. It is located in a ring around the stem beneath the bark in the region where there are vascular tissues. Vascular tissues मतलब xylem and phloem. Clear? समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 8. In a forest, it was observed that one of the trees was severely debarked by an elephant to meet its food requirement, as the bark is a rich source of nutrients. Based on your learning, answer the following questions. Okay, क्वेश्चन नंबर 8 में कई सारे पार्ट हैं जो कि हमको आंसर करने हैं. पिक्चर को देखो पहले. यहाँ पर बेटा ये बहुत कॉमन सिनेरियो है. एलिफेंट जो होते हैं वो बार्क को इस तरह से निकाल निकाल के खा लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट फॉर देम. अब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, विच फंक्शंस ऑफ द ट्री इज और आर हैम्पर्ड बाय द डीबार्किंग. ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पे है, पहले उसको समझो तभी आप इसका आंसर कर पाओगे. इसको समझने के लिए क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, पहले इस डायग्राम पे ध्यान दो. बेटा यहाँ पर जो बार्क है वो किस चीज से बना होता है, क्यों बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा. ये सारी कहानी कहीं ना कहीं इसकी है, लेटरल मेरिस्टम की. लेटरल मेरिस्टम जो कि प्लांट की ग्रिथ में सर्कुलर फॉर्म में होता है. यहां दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है ये है ना, दिस इज दी आपका लेटरल मेरिस्टम. नाउ लेटरल मेरिस्टम जब ट्री ग्रो होता है तो वो भी ग्रो करता है ना, तो रिंग्स फॉर्म होती हैं, पता है आपको. नाउ बेटा जब लेटरल स्टेम मेरिस्टम ग्रो करता है तो यहाँ पर जाइलम के नए नए सेल फॉर्म होते हैं हर ग्रोथ के बाद. पुराना वाला जाइलम अंदर की तरफ पुश होता रहता है. ऐसे ही फ्लोएम को देखो, फ्लोएम बाहर को है, तो जैसे ही ये जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी तो यहाँ पे न्यू न्यू फ्लोएम के सेल फॉर्म होंगे. पुराना वाला बाहर बाहर को शिफ्ट होता रहता है. राइट नाउ जब ये बाहर को शिफ्ट होता है तो जो बहुत ओल्ड वाला फ्लोएम होगा और बाकी सारे जितने भी टिश्यूज हैं यहाँ पर, ये सारे बाहर को पुश होते रहते हैं. अल्टीमेटली दे बिकम डेड सेल एंड दे फॉर्म द बार्क देयर. क्लियर?
अब बताओ, अब अगर बार्क यहां से निकली, बार्क ज्यादा निकली, तो सबसे पहले डैमेज कौन सा सेल होगा? ऑब्वियसली फ्लोएम होगा, है ना, क्योंकि इसके बाहर का ये ज्यादा जितना भी पूरा एरिया है वो धीरे 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 डेड होके बार्क बन चुका है। अगर पूरा बार्क भी निकल गया तो सीधे फिर नेक्स्ट जो डैमेज होगा वो लिविंग फ्लोएम सेल होंगे, और अगर फ्लोएम सेल डैमेज हो गए तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। हमारे क्लियर? और थोड़ा और अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ, और अगर ये मान लो नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे डैमेज हो गया तो उसके बाद प्लांट की ग्रोथ धीरे हो जाएगी। और अंदर आ जाओ, और डैमेज हो गया तो जाइलम भी डैमेज हो जाएगा। समझ में आया? सो कहीं ना कहीं पूरी कहानी किसकी है? ये लेटरल मेरिस्टम की। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो, which function of the tree is or are hampered by the debarking? Answer: debarking removes the outer bark that includes the phloem tissue lying just beneath it. बिल्कुल उसके नीचे क्या होते हैं? phloem tissues. This hampers the tree's protective functioning against the water loss, injury and microbes. जो bark है वो कहीं ना कहीं प्लांट को बचा रहा है ना इन सब चीजों से, उस वो हैम्पर हो जाता है। एंड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंस द फ्लोएम हैज बीन रिमूव्ड हियर। क्लियर? तो ये यहां पर हैम्पर होगा। चलो इसका सेकंड पार्ट को यहां देखते हैं। विच प्लांट टिश्यूज वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग? सो डीबार्किंग के बाद और अगर जो ये एलिफेंट है वो डैमेज करना स्टार्ट कर दे प्लांट को, तो नेक्स्ट टिश्यू कौन से डैमेज होंगे? कौन से होंगे बताया था मैंने, कौन सा? द रिंग, यानी कि आपका लेटरल मेरिस्टम। देखो, further damage to the trunk after debarking would affect the lateral meristem, that is the vascular cambium, which lies just beneath the phloem and is responsible for the growth in the girth of the stem. ठीक है, आगे next, which function of the tree would be hampered if the tissues beneath the bark were severely damaged? अब bark जो beneath the bark वाले tissues हैं वो ज्यादा ही डैमेज हो जाए, मतलब बहुत गहरा वहां पर अगर इस एलिफेंट ने उसको खोद दिया, मान लो खराब कर दिया, तो क्या होगा? इसका मतलब जाइलम तक की बात आ चुकी है, तो जाइलम टिश्यूज यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल है वो भी हैम्पर होगा। ठीक है, इफ द टिश्यूज बीनीथ द बार्क वर सिवियरली डैमेज रीचिंग टिल जाइलम, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट वुड बी ऑल्सो हैम्पर्ड इन एडिशन टू द फूड ट्रांसपोर्ट एंड द ग्रोथ। ठीक है, फोर्थ पार्ट यहाँ पर, व्हाट assumptions आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव? But how would the answer change if your assumptions are also changed? Okay, हमने क्या assumption किया यहाँ पर? सारा तो हमने फैक्ट पे ही बात करी थी, हमने assumption एक ही किया था। जब ये डीबार्किंग हो रही है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे के पूरे पेड़ में चारों तरफ से डीबार्किंग हो रही है। ये एलिफेंट है वो चारों तरफ से घूम घूम के सारा बार्क निकाल रहा है, लेकिन एक्चुअल में यूजुअली ऐसा नहीं होता, किसी एक साइड से ज्यादा डैमेज हुआ होगा, है ना। तो ये हमारा assumption है। हमने सारे आंसर इस तरीके से दिए हैं कि डैमेज पूरे के पूरे ग्रिथ में हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, जबकि डैमेज यूजुअली एक ही साइड से ज्यादा होता है, राइट। तो देखो आंसर, द assumption made are here that debarking has removed the bark all around the trunk, not at just one place. If the debarking were only partial, means one side, in that case the tree could still survive since the phloem transport would continue through the undamaged side. तो जो डैमेज्ड साइड है वहां के टिश्यूज में काम करना बंद होगा, लेकिन बाकी सारे नॉर्मली काम करेंगे अगर हम ये वाले चीज को मान के चलें कि पार्शियल डैमेज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आम्रपाली ऑब्जर्व दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम बेंड फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग द मॉनसून विंड्स एंड डज नॉट ब्रेक। Which tissue is responsible for this flexibility? Predict and provide your explanation of the impact of existing tissues was replaced by the sclerenchyma. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिया है, पॉज एंड पॉन्डर वाला, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कॉलनकाइमा। तो मैंगो सैपलिंग अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, मॉनसून विंड उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वहां पर कौन है? कॉलनकाइमा, जिसमें पेक्टिन होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर हम उसको स्क्लेरेनकाइमा से रिप्लेस कर देंगे तो स्क्लेरेनकाइमा डेड, वहां पे लिग्निन होगा, डेड टिश्यूज हैं, फिर वहां पर वो ब्रिटिल हो जाएंगे, ज्यादा ही हवा चलेगी तो फिर वहां पर बेंडिंग नहीं होगी, वहां ब्रेकिंग हो जाएगी सीधे। ठीक है, आंसर देखो, tissues responsible for this flexibility, collenchyma. Collenchyma is responsible for this flexibility. Collenchyma cells are living with unevenly thicked corner due to pectin deposition, which gives the stem both support and flexibility, allowing it to bend without breaking. अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर रिप्लेस कर दिया sclerenchyma से तो sclerenchyma cells are dead with thick lignified walls, making the tissue hard, rigid and strong. Now,
but this also make it brittle. If collenchyma was replaced by sclerenchyma, the stem would become stiffer and lose its flexibility. In that case, if strong monsoon wind will be there, then likely the plant will break. ठीक है, चलो next question number 10. Sohan designed an experiment for the regeneration of sugarcane where he used cutting to grow sugarcane. He used two types of cutting, A and B. A and B कहाँ है भाई? A and B क्या डिफरेंस है दोनों में? दिख रहा है साफ? A में नोड नहीं है, वो इंटरनोड वाला एरिया है. B में यहाँ पर नोड दिख रही है ना? देखो क्वेश्चन. After a few weeks, type B cutting sprouted and developed into sugarcane plant, whereas type A cutting did not sprout. टाइप ए में नोड है ही नहीं, टाइप बी में नोड है, तो वहां से नया प्लांट्स को रीजनरेट होते दिखाई दे दिया, है ना. वाई वेयर द टाइप बी कटिंग एबल टू ग्रो एज शुगर केन बट टाइप ए कुड नॉट? आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. जहां पर नोड होती है वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है. इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा तो वहां पे सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी. इंटरनोड में यहाँ पर कोई मेरिस्टम नहीं होता है ना, वो उसके बेस पे होता है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखी. आंसर देखो फर्स्ट वाले का. टाइप बी कटिंग इंक्लूडेड अ नोड दैट इज विद अ बड व्हिच कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन एंड ग्रोथ. टाइप ए कटिंग likely consist of only the internode area, so they lack the meristematic tissue needed to sprout into a new plant. ठीक है. नेक्स्ट, what difference was present in type B compared to type A? नोड का ही तो फर्क है. आंसर, type B cutting has a node with a bud present while type A cutting did not have a node or the bud. और भी पार्ट है इसमें. here थर्ड पार्ट, what observation or measurement was made to determine whether this change had any effect? भाई क्या ऑब्जर्वेशन था? ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ दिनों बाद, कुछ वीक्स के बाद एक फिक्स टाइम रखा होगा एक्सपेरिमेंट का, उसके बाद यहाँ पे आपको नई ग्रोथ होती हुई दिखाई दी. यही तो ऑब्जर्वेशन था. आंसर, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्प्राउटिंग वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द नोड और इंटरनोड फॉर द रीजनरेशन. ठीक है. नेक्स्ट, what parameters should be kept the same for both the type of change to ensure the fair comparison? बेटा अगर आप किसी दो चीज़ों के बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप सेम चीज़ देखना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली उनकी कंडीशन ही बिल्कुल सेम होगी. ये जो आपने दो यहाँ पे स्टेम लिए हुए हैं, कटिंग ली हुई हैं, ये सेम टाइप की ब्रीड के होने चाहिए, सेम टाइप का प्लांट होना चाहिए, सेम उसकी थिकनेस होनी चाहिए, सेम एज टाइप होनी चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि एक बहुत यंग लिया, एक बहुत आपने ओल्ड ले लिया, राइट. उसके बाद उनकी लेंथ सेम रखोगे आप, उनको सेम टाइप का इन्वायरमेंट दोगे, वहाँ पे सेम सनलाइट, वाटर, एयर कंडीशन, राइट, ये सब कुछ सेम होना चाहिए. तो देखो, टू इंश्योर द फेयर कंपैरिजन द फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी केप्ट सेम फॉर द बोथ टाइप ऑफ कटिंग. फर्स्ट, लेंथ एंड साइज ऑफ द कटिंग्स. द ग्रोइंग कंडीशन जैसे कि सॉइल, वाटर, सनलाइट, राइट. द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दोनों सेम ड्यूरेशन में आप चेक करोगे. उसके बाद द शुगर केन वेराइटी और द स्पीशीज यूज्ड, ये भी सेम होना चाहिए. ठीक है. चलो, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11. During the discussion in class, Rohan gives a statement that a tissue is a group of similar cells performing similar functions. But Rajiv counters argue that this is true in case of simple tissues but little different in case of the complex tissues. Provide your explanation in view of the discussion in the class. Okay, बेटा क्लास डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे रोहन बोल रहा है कि भाई टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. ऑब्वियसली यही डेफिनेशन है ना. तो बोल रहा है कि टिश्यू तो ये होते हैं जहां पे सिमिलर सेल होंगे, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर राजीव बोलते हैं भाई ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है जब तक कि हम सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा. लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करते हैं, इन दैट केस दिस इज नॉट ट्रू. फिर वहां पर सिमिलर टाइप ऑफ सेल नहीं होते इसका मतलब, और जो कि सच भी है ना. सिंपल टिश्यूज की बात करो तो बेटा वहां पे सेम टाइप ऑफ सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, वहां पर डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं आपको. आप जाइलम को देख लो, ट्रेकियास हैं, वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है, तो हर सबका अपना अपना फंक्शन है ना. कोई वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई वहां वेसल की तरह काम कर रहा है, और वहां पर सिमिलर टाइप की सेल नहीं है, वहां पे पूरा मिक्सचर है, इजंट इट. सो दोनों का ही स्टेटमेंट अपने अपने सिनेरियो में ठीक है. देखो, रोहन स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि आपके पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, which are made up of only one type of cell performing the similar function. Now, Rajiv is also correct in that case. Since complex tissue like xylem and phloem are made up of more than one type of cell working together, जैसे कि xylem has tracheas, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers to perform one common function.
इवन दो इंडिविजुअल सेल डिफर इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है ना, यहां पर मिल के सारे का सारा वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर का, लेकिन यहां कहीं ना कहीं जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इजंट इट। जो जाइलम पेरेन्काइमा है वहां पे फूड का स्टोरेज होता है। क्लियर? आगे देखो, सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, बट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स टाइप वर्किंग टुगेदर, नॉट आइडेंटिकल सेल्स अलोन। वहां पर एक ही टाइप का सेल नहीं होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Coconut husk fibers are used for mats which are tough and fibrous. Which tissues has structural feature suitable for providing the strength? Explain why living parenchyma couldn't serve the same purpose. Again, same type of question sclerenchyma पे है। क्वेश्चन बेटा एग्जाम में दिखेगा आपको, इतनी बार रिपीट हो रहा है। कोकोनट हस्क फाइबर में क्या होता है? स्क्लेरेंकाइमा होता है, डेड सेल्स होते हैं, लिग्निफाइड वॉल होती है, थिक होते हैं, जिससे कि उनको इतनी स्ट्रेंथ मिलती है जिससे कि आप मैट बना सकते हो। पेरेन्काइमा क्यों ये काम नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे जो सेल वॉल है वो बहुत थिन होती है ना, वहां पर उनके बीच में गैप होता है, तो स्ट्रेंथ तो वहां मिल ही नहीं सकती। उनका काम तो स्टोरेज का है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर? आंसर देखो, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज हैव स्ट्रक्चरल फीचर्स सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्ट्रेंथ। Its cells have thick, lignified wall, mostly dead, which makes the tissue tough, strong, and fibrous, ideal for making the mats. Now, living parenchyma couldn't serve the same purpose because its cells have thin cell wall, loosely packed with intercellular space, making tissue soft rather than the tough. That is why. ठीक है? चलो. Moving ahead, question number 13. Vibha claims to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot apices. What do you think about this statement? What questions can Neha ask Vibha to help her understand further if the statement is incorrect? Okay, यहाँ पर विभा क्लेम कर रही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ रूट और शूट के अपाइसेस यानी कि टिप पे होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते। इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स नॉट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम में भी हैं, उसके बाद इंटरकैलरी में भी हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपने बता तो दिया कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसके आगे आपको ऐसे क्वेश्चन बताने हैं जो कि नेहा विभा से पूछ सकती है, सो दैट शी कैन मेक हर अंडरस्टैंड कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। क्या पूछ सकते बताओ? अगर जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो सिर्फ रूट या शूट अपाइसिस पे हैं, तो फिर प्लांट ग्रिथ में ग्रो कैसे करता है? यू कैन आस्क दिस, है ना। उसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हो कि जब हम ग्रास को कट कर लेते हैं, किसी प्लांट की कटिंग करते हैं, तो वो फिर दोबारा ग्रो कैसे करता है? वहां पर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम वाला आ जाएगा, है ना। देखो आंसर, Vibha's statement is incorrect. Meristematic cells are also present at other location beside the root and shoot apices. In the lateral meristem, responsible for the growth in the growth, and intercalary meristem, responsible for the regrowth of the cutted plant. Now, question क्या पूछोगे? Neha could ask Vibha, if meristematic cells are only present at the root or shoot tips, how does a stem increases in growth over the period of time? उसके अलावा, how does grass or hedge regrow after being cut or mowed? जब हम लॉन की मोइंग करवा देते हैं उसके बाद दोबारा से ग्रास की ग्रोथ कैसे होती है ना। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन शी कैन आस्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज, नाउ व्हिच सेल विल हैव अ लार्जर वैक्यूल? गिव रीजंस। कौन से सेल में, प्लांट सेल या एनिमल सेल, कहां पर वैक्यूल होता है? द लार्ज प्रोमिनेंट वन, ऑब्वियसली प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो यहां पर पूछा हुआ है विच सेल हैव लार्जर वैक्यूल, सो ऑब्वियसली प्लांट सेल। क्यों? गिव रीजन पूछा हुआ है, क्यों भाई? बेटा प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या स्टोर करता है? वहां पे न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, वहां पे वाटर स्टोरेज होता है, और वो टर्जिडिटी देता है प्लांट सेल को, जिससे कि उसका शेप मेंटेन हो सके। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट अजम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव? हम क्या एज्यूम कर रहे हैं यहां पर बेटा? प्लांट सेल, क्या सारे के सारे प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है? नो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स में नहीं होता। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जहां पे कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है, वहां पर अगर वैक्यूल होगा तो फिर साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, जिससे कि सेल की एक्टिविटी धीरे हो जाएगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वहां पर वैक्यूल नहीं होता, या तो ना के बराबर होता है बेसिकली, यू कैन से, सो दैट कि डेंस साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस को प्रॉपर जगह मिले, वहां पे फटाफट सेल डिवीजन हो। क्लियर? तो हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो हम सेल, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं है, वो डिफरेंशिएटेड सेल हैं।
ठीक है, आंसर देखो, द प्लांट सेल विल हैव लार्जर वैक्यूल, मैच्योर प्लांट सेल टिपिकली हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट कैन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर या फिर रिजिडिटी. एनिमल सेल्स इन कॉन्ट्रास्ट हैव स्मॉलर or few vacuoles since they don't rely on large vacuole for structural support. हमें large vacuole की जरूरत नहीं है for any structural support. ठीक है, assumption देखो, the assumption made is that both cells are mature typically या फिर differentiated cells हैं, not the meristematic plant cells because meristematic plant cell में यहाँ पर vacuole नहीं होता है. ठीक है, moving ahead, question number 15. A textbook states each plant tissues perform only one specific function. What questions would you ask to critically examine the correctness of the statement? What examples of tissues you will take to find out the answer of these questions? Okay, मेरे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं एट ए टाइम. इज इट ट्रू? पहली बात, ये बात ट्रू है कि नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट. बेटा जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो एट ए टाइम मल्टीपल काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस ले लो आप. एपिडर्मिस का मेन रोल है प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स. लेकिन उसके अलावा वहां क्योंकि क्यूटिकल है, वहां पे क्योंकि पोर्स हैं, वहां कहीं ना कहीं रेगुलेशन ऑफ गैसेस भी होता है ना, वहां पे कहीं कहीं रेगुलेशन ऑफ वाटर भी होता है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है वहां से क्योंकि वहां पे स्टोमेटा है, इजंट इट? सो यहाँ पर वो एट अ टाइम डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं. उसके अलावा जाइलम, आप जाइलम सारे टिश्यूज ले लो, वहां पे मेन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लेकिन उसके अलावा वो स्ट्रेंथ भी तो प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को, इजंट इट? तो स्टेटमेंट तो गलत है. अब आपको इसके लिए क्वेश्चन पूछने, तो क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? क्वेश्चंस लाइक डज एवरी प्लांट टिश्यू परफॉर्म ओनली वन रोल? कैन अ सिंगल टिश्यू सर्व मोर देन वन फंक्शन एट अ टाइम? और पूछ सकते हो आप, आर देयर एनी टिश्यू दैट आर नोन फॉर कंबाइंड फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन विद वाटर रेगुलेशन? किसकी बात कर रहे हैं हम? एपिडर्मिस की. सपोर्ट विद ट्रांसपोर्ट, हम जाइलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना. फिर है व्हाट एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू वुड यू टेक? क्या एग्जाम्पल दोगे आप? अभी हमने डिस्कस कर लिया, वही दे दो आप, है ना. एपिडर्मिस का दे दो, जाइलम का दे दो. एग्जाम्पल देखो, एपिडर्मिस मेनली परफॉर्म प्रोटेक्शन बट also help the to reduce the water loss and allows gaseous exchange, transpiration, that is more than one function. पेरेन्काइमा में आ जाओ, तो पेरेन्काइमा का काम क्या है भाई? पेरेन्काइमा मेनली परफॉर्म द स्टोरेज बट ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. कोई कहीं कहीं वो फोटोसिंथेसिस हो रहा था उसमें, है ना. सो इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट, एक्वेटिक प्लांट को वो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं. सो मल्टीपल फंक्शन. जाइलम में आ जाओ तो मेन वर्क इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल बट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ड्यू टू द लिग्निफाइड वॉल. ठीक है, ये सब क्या दिखा रहे हैं? These examples show that statement is incorrect since many plant tissues perform more than one function simultaneously. ठीक है, अब तीन तीन लिखने की जरूरत नहीं है, just write down any two, that will be enough. Clear? चलो. So with this, we are done with these all questions. I hope you were able to understand each and every question, each and every topic from this chapter. But still, अभी भी कोई doubt रह गया है, ask in comments. I will try to revert back there. ठीक है? See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.